नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर के बहुत अहम मुद्दा होने वाला है। दरअसल पिछले कुछ साल से यह अनुमान लगाया जा रहा था, यह देखा जा रहा था कि भारत और कनाडा के रिश्ते में खटास आ रही है। खालिस्तान मुद्दा एक बड़ा वजह इसका था। हालांकि यह भी देखा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ रहा है। हालांकि अभी ऐसा देखा गया है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, जब ये G20 के मीटिंग में आए थे, उसके बाद जब अपने देश कनाडा वापस लौटे हैं, तो कनाडा और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने वाला था, जिसकी बातचीत को उन्होंने रोक दिया है। तो इन सब चीजों पर हम डिटेल से बात करेंगे कि यह स्थिति क्यों उपजा है। हम यह भी देखेंगे कि जस्टिन ट्रूडो जो है अपने पार्लियामेंट में क्या भारत के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है, यह भी देखेंगे। साथ ही हम यह समझेंगे कि खालिस्तान मुद्दा है क्या, खालिस्तान को लेकर के इतनी बातें क्यों कही जाती रही है और भारत क्यों इसका विरोध करता रहा है। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिहाज से भी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी यह जो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी टॉपिक हो सकते हैं इस मुद्दे से संबंधित, उसे इसमें शामिल कर लिया जाए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक प्रकृति होती है कि अभी जो मुद्दा आपको दिख रहा है कि अभी कनाडा ने भारतीय राजनीति के खिलाफ क्या एक्शन लिया, भारत ने क्या एक्शन लिया, ये तत्कालिक घटनाक्रम है। अभी जिसे आप करंट अफेयर्स कह सकते हैं, तो ये छोटी सी घटना है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता रहता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, और उसी के आधार पे कहीं ना कहीं यह मुद्दा आगे बढ़ता है। इसीलिए हम बेस समझने की पूरी कोशिश करेंगे और खालिस्तानी मूवमेंट को भी हम देखेंगे। चलिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना क्या है? संस्कृति आईएएस समान अध्ययन का नया फाउंडेशन बैच जो है वह स्टार्ट कर रही है, और यह दिल्ली सेंटर पे होने वाला है 3 अक्टूबर को दोपहर के 3 बजे से। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स जो है ये हाइब्रिड मोड में रहेगा, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप इसे ले सकते हैं। शिक्षकों की टीम से आप पूर्व से ही परिचित हैं ही। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट करके आप इस संबंध में विशेष जानकारी ले सकते हैं। अब देखते हैं कि यह मुद्दा चर्चा में क्यों बना हुआ। देखिए, कनाडा इन्वेस्टिगेट्स इंडियन गवर्नमेंट लिंक टू किलिंग ऑफ खालिस्तानी एक्टिविस्ट एक्सपेल्स इंडियन डिप्लोमेट। तो कनाडा का अभी जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में ये बात कही भी है। उनका कहना है कि हम इस लिंक को ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर जो खालिस्तानी व्यक्ति रहा है, इसकी जो हत्या हुई है कनाडा में, हम उस पर आएंगे, डिटेल से उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसी ने यह पुख्ता जानकारी उपलब्ध किया है कि इसका लिंक जो है वो भारत से जुड़ रहा है, इसके तार। इसीलिए क्या किया गया है, भारतीय राजनयिक जो हैं उनको कनाडा से निष्कासित कर दिया गया है। यह बात जो है कनाडा की तरफ से आया, भारत ने भी इसके लिए जवाब दिया है, उस पर भी हम आएंगे, उसे भी हम डिटेल से देखेंगे। आप बने रहिए। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं इस घटनाक्रम के। सबसे पहले 18 जून को क्या होता है, हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मार की हत्या कर दी जाती है। यह गुरुद्वारे के बाहर निकलता है और वहीं पे अचानक से एक बंदूकधारी एक दो लोग आते हैं और उस पर हमला करते हैं और इसकी मृत्यु वहां पर हो जाती है। इसी घटनाक्रम को लेकर के भारत और कनाडा के बीच जो है यहां पर तानातनी बना हुआ है। ध्यान देना है, यह जो हरदीप सिंह निज्जर है, यह कहां का नागरिक है? कनाडा का, भारत का नागरिक नहीं है ये। ठीक है, भारतीय मूल का है, तो इसीलिए कनाडा का नागरिक है। और कनाडा का यही कहना है कि हमारे नागरिकों के खिलाफ इस तरह का काम जो है भारत ने किया है, यह आरोप है। ठीक है, भारत ने इस पर जवाब दिया है। यहां पर कनाडा की विदेश मंत्री हैं मेलानी जोली, इनका कहना है कि भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को इन्होंने तलब किया है इसके लिए, और यह मान रही है कि इस जांच जो इस पूरे मुद्दे का होगा तो संभव है जांच में कुछ दखलंदाजी हो सकती है, इसीलिए राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला कनाडा के सरकार ने लिया है, भारतीय राजनयिक को। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, आप जानते हैं कि जस्टिस ट्रूडो जो है G20 के सम्मेलन में आए थे। जब ये G20 के सम्मेलन में आए थे तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनका कोई भी द्विपक्षीय वार्ता पहले से तय नहीं था। ध्यान देना है इस बात को। ठीक है, बार बार इनके टीम के तरफ से आग्रह किया गया कि ये पीएम मोदी के साथ वार्ता करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि पीएम मोदी जो है
ऋषि सुनक के साथ बात किए जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बात करते हैं, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करते हैं, लेकिन इनके साथ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ उनका कोई भी द्विपक्षीय वार्ता पहले से शेड्यूल नहीं था। लेकिन बार बार कहने पे इनको वक्त दिया गया, तो एक तरह से यह भी तब अनुमान लगाया गया कि कहीं न कहीं यह जो है भारत नजरअंदाज करना चाह रहा है कनाडा को। इसका कारण यही था कि लगातार देखा गया है कि कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, खालिस्तानी समर्थक जो हैं उनके द्वारा, और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है जो वहां की सरकार है उनके द्वारा। इसीलिए भारत नाराज चल रहा है कनाडा से। लगातार जो है भारत ने अपनी नाराजगी विभिन्न मंचों के अलावा द्विपक्षीय वार्ता में भी जताई है। तो ये जब लौट करके जाते हैं इनको ऐसा महसूस होता है, दुनिया भर के जो मीडिया है उनका कहना है कि भारत ने बहुत तवज्जो नहीं दिया कनाडा को G20 के मीटिंग में, जबकि बाकी कई और देश को काफी भारत ने तवज्जो दिया। तो जब ये यहां से जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर से इनकी बात भी यहां भारत में होती है नई दिल्ली में, जब वापस लौटते हैं अपने पार्लियामेंट में ये कुछ बातें कहते हैं। अपने पार्लियामेंट में जब ये बातें कह रहे हैं तो निज्जर की हत्या को लेकर के इन्होंने बयान दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, निज्जर की जो हत्या हुई है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने ये पुख्ता जानकारी जुटाया है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ हो सकता है। अब चूंकि ये भारत का हाथ हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर जांच और बढ़ाया जाएगा तो हस्तक्षेप हो सकता है, तो हम भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने का भी फैसला लिया है। इनका कहना था कि G20 के मीटिंग में जब हमने द्विपक्षीय वार्ता प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ किया तो हमने वहां भी ये मुद्दा जो है उनके समक्ष रखा है, और इन्होंने यह कहा अपने पार्लियामेंट में, कनाडा के पार्लियामेंट में, कि भारत यदि ऐसा कर रहा है तो यह कनाडा की राजनीति में, घरेलू मामले में भारत की दखल अंदाजी है। इसलिए इनका कहना है कि हमारी जमीन पर कोई कनाडाई नागरिक की हत्या की जाती है तो निश्चित तौर पर हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और विदेशी सरकार का यहां पर होना, किसी भी तरह से उसकी मौजूदगी जो है वह कनाडा की सरकार अस्वीकार करती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, और यह कहते हुए इन्होंने वहां पर निष्कासित किया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि निज्जर जो है वह कनाडा का नागरिक है, और इन्होंने इस बात को यहां पर जाहिर भी किया है कि हमारे नागरिक की हत्या हुई है। ठीक है, यह इनका कहना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह आगे की बात है। यह उन मूलभूत नियमों के खिलाफ है जिसके तहत लोकतांत्रिक, आजाद और खुले समाज चलते हैं। इन्होंने अपने पार्लियामेंट में ये सब बयान दिए हैं। इनका यह कहना है कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के समक्ष भी ये मुद्दा इन्होंने उठाया है। ठीक है, निज्जर की हत्या के बाद वहां के जो नागरिक हैं, इनका कहना है कि कनाडा के जो नागरिक हैं उनमें काफी गुस्सा है, और वे अपनी सुरक्षा को लेकर के काफी चिंतित भी है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने भारत सरकार से ये कहा कि आप जांच में क्या कीजिए, कनाडा का सहयोग कीजिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप करने वाले देशों में भारत सबसे आगे है। ठीक है, और यही बात जो है यहां पर चुभ रही है। एक तो बात यह हुआ कि भारत विदेशी हस्तक्षेप कर रहा है, यानी कि कनाडा में हस्तक्षेप कर रहा है, उसके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, ऐसा आरोप इसका रहा है। उसके प्राइम मिनिस्टर खुद आरोप लगाए हैं, विदेश मंत्री आरोप लगाए हैं। यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने तो यहां तक कह दिया कि बाकी जो भी देश हस्तक्षेप कर रहा है हमारे आंतरिक मामलों में, उसमें भारत सबसे आगे है। तो रिश्ता देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जब खुलेआम ऐसे संसद में खड़ा होकर के और खुद बयानबाजी करते हैं उन मुद्दों पर, तब आप समझ सकते हैं दोनों देशों का रिश्ता जो है सबसे निचले स्तर पर अभी तक आ चुका है। ठीक है, मुद्दा कहीं ना कहीं भारत और कनाडा का जब भी रिश्ता की बात करेंगे ना, आप आईआर में जब भी पढ़ें इन चीजों को ध्यान रखिएगा, खालिस्तान का मुद्दा यहां पर हमेशा उभर करके सामने आएगा ही। ठीक है, भारतीय डायस्पोरा यहां बहुत रहता है। पंजाब के बेल्ट से देखेंगे, पंजाब राज्य के बहुत सारे लोग जो हैं कनाडा में रहते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं, रोजगार के लिए भी जाते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा की संख्या वहां पर बहुत अधिक है। आप कनाडा पहुंच जाए ना तो आपको लगेगा कि आप मिनी पंजाब में आ गए हैं, इस तरह की स्थिति वहां पर रहती है। पंजाबी भाषा भी बोली जाती है, पंजाबी भाषा में वहां कामकाज भी होता है। ठीक है, तो कनाडा के ये हालात हैं कि वहां की आंतरिक राजनीति है, उसमें पंजाबी लोगों का काफी अधिक जो है बोलबाला है, यानी कि वहां के वो वोटर हैं, यदि वो समर्थन नहीं करते हैं इस तरह की गतिविधियों का, तो संभव है वो सरकार में ही ना रहे। तो ट्रूडो
ट्रूडो साहब हमेशा ही खालिस्तानी मुद्दों को समर्थन करते आए हैं, इनकी पार्टी की ये पॉलिसी ही रही है, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं क्या है, भारत और कनाडा का रिश्ता जो है खराब होते चला गया है। भारत की क्या प्रतिक्रिया आई है इसे देखिए। भारत सरकार ने स्पष्ट जितने भी आरोप इन्होंने लगाया कि जो भी इनकी हत्या की गई, निज्जर का हत्या किया, ये सब भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि ये आरोप जो है वो हास्यास्पद है और बेबुनियाद है, इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई ठोस बातें ये नहीं है, और यह जो है राजनीति से प्रेरित बातें हैं। इन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी आतंकवादी घटनाक्रम जो वहां हो रहा है, कनाडा की सरकार उस बातों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम कर रही है। क्योंकि यहां पर आप जानते हैं, मैंने पहले कहा कि पहले से मीटिंग के लिए समय भी नहीं दिया गया था जस्टिन ट्रूडो साहब को, तो जब वो बातचीत किए तो प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया भी था कि हमारे देश के नागरिकों पर कनाडा में हमला हो रहा है, खालिस्तानी आतंकवादी जो हैं वहां पर इंडियन एम्बेसी पर हमला कर रहे हैं, भारतीय ध्वज को वहां से हटा रहे हैं और आप लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की संप्रभुता और भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए कहीं न कहीं यह नुकसानदेह है। तो प्रधानमंत्री ये सारी चीजें जो है यहां पर कह चुके थे और भारत लगातार विदेश मंत्रालय से यह अपील होता रहा है कनाडा से कि आप जो है इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे बार बार कहने के बावजूद भी कनाडा की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि खालिस्तानी नेता जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं उनके साथ वहां के नेता सहानुभूति दिखाते हैं, और यह जो है गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। G20 का जब सम्मेलन हुआ तो मैंने पहले भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर से जब मीटिंग होती है तो इन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने पहले भी यह मुद्दा उठाया कि वहां पर जो भारत विरोधी अभियान चल रहा है उसे रोकने की जरूरत है। भारत के खिलाफ गतिविधि लगातार चल रही है, उसके खिलाफ आप कदम उठाइए, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। यहां पर बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है, भारत का भी यह कहना है, और बाकी जो एक्सपर्ट बताते रहे अंतरराष्ट्रीय मामलों के, वो कह रहे हैं निज्जर की जो मौत हुई वह दरअसल भारत का उसमें कोई हाथ नहीं था, बल्कि यहां पर कई बार देखा गया है कि कई सिख गुट जो वहां बन गए हैं कनाडा में, उनके बीच आपसी झड़प होता रहा है। उसी झड़प में किसी गुट के द्वारा इसकी हत्या की गई है, ऐसी बातें बताई जाती रही है। खालिस्तानी समर्थकों पर मार्च में कनाडा में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगा था, और ओटावा में भारतीय हाई कमीशन पर भी इन लोगों ने हमला किया था, जो खालिस्तानी समर्थक हैं। इसको लेकर के भी भारत सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की थी, लेकिन जाहिर सी बात है कनाडा की सरकार कोई भी कदम लेती हुई नहीं नजर आती है। ऊपर से वह आरोप जो है भारत सरकार पर ही मरने का काम करती है। भारत ने भी क्या किया है, अभी अभी तुरंत में 1 घंटे पहले विदेश मंत्रालय ने इस पर एक्शन ले लिया है, और विदेश मंत्रालय ने ठोस कदम उठाते हुए कनाडा के जो राजनयिक भारत में हैं उनको समन भेजा है, तलब किया है। उन्होंने कहा है कि 5 दिन के अंदर आप भारत छोड़ दीजिए। अब आप दोनों देशों के रिश्ते की बात समझ लीजिए। उसने क्या किया, कनाडा ने, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारत के खिलाफ सीधे आरोप लगा रहे हैं, और फिर क्या किया कि भारत के जो राजनयिक हैं उन्हें निष्कासित कर दिया। अब भारत सरकार की तरफ से जवाब आया कि बेबुनियाद है, राजनीति से प्रेरित आपकी बातें हैं, आप जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं। और फिर विदेश मंत्रालय ने तुरंत क्या किया, जो कनाडा के यहां पर रहने वाले जो राजनयिक हैं उनको समन भेजा और कहा कि 5 दिन के अंदर आप भारत छोड़ दीजिए। तो अब दोनों देशों के बीच जो है तलखी इतनी बढ़ चुकी है, यहां पर रिश्ता जो है निश्चित तौर पर सबसे निचले दौर में अब पहुंच गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को उनको कह दिया है। इन्होंने कहा कि यह फैसला जो है हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों का हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार के द्वारा लिया गया कदम है। अब यह मामला जो है निश्चित तौर पर काफी गंभीर होता जा रहा है। अब हम यह देख चुके हैं कि अभी क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम समझ लिए, समझ में ये चीजें आपको आ गई होगी कि अभी जो जो चीजें हो रही है वह तत्कालिक बातें नहीं है। G20 में भी जो जो चीजें हुआ वो तत्कालिक चीजें नहीं थी, इसके पीछे स्टोरी खालिस्तान मूवमेंट है। ठीक है, तो यह मामला आपके दिमाग में होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हुए ना आप इस चीज को समझ लीजिए कि संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव नहीं आता है। 1-2 साल में, 5-6 महीने में चीजें नहीं बदलती है। लंबे समय से जो चीजें चलती रहती है उसी में थोड़ा बहुत अपडेट होता है। तो एक बार यदि आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो करंट अफेयर्स में कुछ भी चीजें आएगा, आप तुरंत बता देंगे कि भारत और रशिया में अगर कुछ हो रहा है तो आप बता देंगे कि दोनों के बीच क्या संबंध हुआ होगा, क्या डील हुआ होगा। इसलिए समझ विकसित करना, अंतरराष्ट्रीय संबंध जब भी आप पढ़ें तो बहुत
जरूरी है। अब हम यहां पर समझ लेते हैं कि भारत और कनाडा का संबंध कैसा रहा है अभी तक। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि G20 के बाद जो है स्थिति काफी बिगड़ गया है। ठीक है, पहले खालिस्तानी मूवमेंट चला रहा है जो कि बैकग्राउंड में काम कर रहा है। 15 सितंबर को क्या होता है, कनाडा ने भारत के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दिया। तो यह एक और कदम उठाया गया कनाडा के द्वारा कि यहां पर संबंध खराब किए गए आगे बढ़ के। साल 2022 की बात करें तो भारत कनाडा का 10वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और यह अपने आप में ही बड़ी बात है। 2022-23 की स्थिति देखें तो भारत ने कनाडा को 4.10 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था और कनाडा ने भारत को 22-23 में 4.05 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया है। तो दोनों के बीच देखेंगे तो व्यापारिक संबंध जो है काफी बेहतर रहा है। भारत में लगभग 600 कनाडाई कंपनियां काम कर रही है। ठीक है, और भारतीय डायस्पोरा की मैंने पहले ही बात की है, भारतीय डायस्पोरा जो है अच्छे खासे तादाद में कनाडा में रहते हैं। अब जो पूरा मुद्दा है इसी व्यक्ति को लेकर के है, इसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। तो इसी को लेकर के, इसी की हत्या हुई है और इसी को लेकर के सारा मामला चला है। इसके बारे में समझ लीजिए, यह एक खालिस्तानी नेता था, यह खालिस्तान मूवमेंट को समर्थन करता था। इसका मानना था कि भारत से हम अलग एक देश बनाएंगे। तो इसके लिए इसका कई सिख गुटों के साथ झड़प लगातार चलता रहता था। ठीक है, इसके समर्थकों का यह कहना है कि इस पर जान की धमकी को लेकर के लंबे समय से इसे धमकी दिया जा रहा था, बाद में इसकी हत्या भी कर दी गई और वो लोग भारत में ही आरोप लगाते हैं। और भारत ने कहा कि देखिए, यह जो है एक चरमपंथी और एक अलगाववादी समूह का नेतृत्व कर रहा था, इसीलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम लगातार इस पर कार्रवाई को लेकर के कनाडा सरकार को तलब करते भी रहे थे। निज्जर सितंबर में शरे में खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम भी कराने वाला था। इसी महीने में यदि यह जीवित होता तो वहां पर यह वोटिंग कराने के फिराक में था कि निश्चित तौर पर यह देखना है कि जो लोग भी यहां रह रहे हैं पंजाब के, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एक अलग राष्ट्र खालिस्तान चाहते हैं। लेकिन अब ये व्यक्ति रहा ही नहीं इस दुनिया में। क्या है खालिस्तान? इतनी देर से हमने कहा कि खालिस्तान खालिस्तान, तो खालिस्तान है क्या? सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं। यह मुद्दा बेहद गंभीर है। यह मुद्दा भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, भारत की एकता और अखंडता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस मुद्दा को पढ़ते हुए आप बेहद गंभीरता और संजीदा से पढ़िए। जिस तरह से कश्मीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे एरिया है जहां पर हमारे लिए संवेदनशील हिस्सा बन जाता है, जिस तरह से नक्सलाइट मूवमेंट का जो एरिया है वहां पे हमारी संवेदना होती है, ठीक वैसा ही हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वैसा ही मूवमेंट जो है लगातार चलता रहा है पंजाब प्रांत में। और जब मैं पंजाब प्रांत की बात करूं तो यहां पर सिर्फ भारत अवस्थित पंजाब प्रांत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसकी बात भी कर रहा हूं। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वह पाकिस्तान का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें तो पाकिस्तान का जो यह पंजाब प्रांत पड़ता है यह उसका सबसे समृद्ध और मजबूत राज्य माना जाता है। भारत के लिहाज से देखें तो भारत का जो पंजाब प्रांत है उसके कुछ हिस्सा को लिया जाए, हरियाणा का भी कुछ हिस्सा लिया जाए, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा लिया जाए, इसको मिला करके ये लोग जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, ये कहते हैं कि हम ये पूरे हिस्सा को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मामला? भारत के पंजाब प्रांत का कुछ हिस्सा, हिमाचल का, हरियाणा का, ठीक है, और पंजाब जो पाकिस्तान में अवस्थित है, जो पंजाब का जैसे लाहौर वगैरह है, इस सबको मिलाकर के एक अलग देश हमें बना दीजिए। ठीक है, जहां पर खालसा पंथ को मानने वाले लोग होंगे। यही बातें की जाती रही है कि यह खालसा की भूमि होगी। खालसा की भूमि कहने का मतलब जो खालिस्तान वाले लोग हैं, यानी कि ये एक संप्रभु राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, या भारत से भी अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान से भी अलग होना चाहते हैं। और यह कहना है इनका कि यह सिखों की मातृभूमि होगी, जो सिख समुदाय के लोग हैं वह यहां रहेंगे, इसी की मांग ये अपनी मातृभूमि की करते रहें। यहां एक बात ध्यान देने की जरूरत है, यहां गलती से आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये पंजाब में रहने वाले या जो हरियाणा में या हिमाचल में रहने वाले तमाम सिख समुदाय के लोग हैं उनकी ये मांग है। गलती से भी ऐसा नहीं समझना है, ये कुछ लोगों का मांग है। कुछ लोग जो अलगाववाद चाहते हैं, कुछ लोग जो स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं, भारत की एकता और अखंडता जिन्हें पसंद नहीं आती है, ये उनका सोच है।
ध्यान देना है, ये ऐसा गलती से नहीं सोच लेना है कि जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं वे ऐसा सोचते हैं, या जितने भी पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में रहने वाले लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो इंडियन आर्मी में एक अच्छी खासी तादाद जो है इंडियन आर्मी की, वह पंजाब के लोगों का है, सिख समुदाय का है। तो निश्चित तौर पर वही हमारे सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस तरह के मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए, और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो भारत को तोड़ने की ऐसी नाकाम साजिश करते रहे हैं। उन राष्ट्रों के बारे में भी हम देखेंगे। चलिए, खालिस्तान आंदोलन को थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, और डिटेल से देखने का तात्पर्य यह है कि खालिस्तान का जिस तरह से विकास हुआ है उसका विकास क्रम क्या क्या रहा है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने अभी तक क्या क्या मुख्य घटना को अंजाम दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1971 में, 1960-70 के दशक में यह सोच बढ़नी तेज हो जाता है। इस सोच की मांग जो है वह तेज होती है। 1971 में पहली बार जगजीत सिंह चौहान नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि अमेरिकी अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पे एक विज्ञापन छपवा देता है। ठीक है, यहां से इसकी बात जो है आधिकारिक तौर पर यह शुरू हो जाती है कहीं न कहीं, और 1980 में खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाया, और यह व्यक्ति जो है जगजीत सिंह चौहान, यह उसका मुखिया बन गया। इस परिषद का, किसका? खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद का मुखिया यह बन जाता है। और जितने भी विदेश में रहने वाले सिख समुदाय हैं, ध्यान देना है, इसने अपील किया दुनिया भर के सिख समुदाय से, जगजीत सिंह चौहान ने, कि देखिए हम जो है सिख लोगों के लिए, जो लोग खालसा पंथ के हैं उनके लिए खालसा की भूमि बनाने वाले हैं जिसका नाम खालिस्तान होगा। तो जितने भी लोग सिख समुदाय में दुनिया भर के लोग हैं वे आकर के हमसे जुड़िए, और निश्चित तौर पे जुड़िए तो कैसे जुड़िए? तन मन से तो जुड़िए ही, लेकिन आंदोलन चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होगी, फंड की आवश्यकता होगी, तो आप हमें वित्तीय फायदा भी दीजिए, वित्तीय लाभ दीजिए, यानी कि पैसा मुहैया भी कराइए, और आपका नैतिक समर्थन भी हमें चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दुनिया भर के सिखों से इसने ये आह्वान किया, खास करके जो विदेशों में रहने वाले सिख समुदाय के लोग हैं, जैसे कि जो लोग, अब जैसे यूएसए में इसने किया, तो जो लोग यूएसए में सिख समुदाय के हैं, जो लोग कनाडा में हैं, जो लोग आपको ऑस्ट्रेलिया में हैं, ब्रिटेन में हैं, इन लोगों से इन्होंने आह्वान इसने यह किया था। लंदन में खालिस्तान को बतौर देश मानकर डाक टिकट भी जारी किया गया। उसके बाद भिंडरावाला का एक बार मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया था, तो भिंडरावाला के उदय के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था। खालिस्तान की बात करें तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने अभी तक किन किन मुख्य घटनाओं को अंजाम दिया है। देखिए 1983 में, 1971 में मैंने बताया था कि अखबार में यह आता है, ठीक है। उसके बाद 80 में यह मुखिया बनता है जगजीत सिंह चौहान। 1983 में डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर में हत्या कर दी गई थी। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, सिखों का एक पवित्र धर्म स्थली है, तो वहां पर डीआईजी हुआ करते थे अटवाल, उनकी हत्या वहां पर कर दिया गया था। और 1984 को कौन भूल सकता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, कई बार हम पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो है सेना को कार्रवाई करना पड़ा था, स्वर्ण मंदिर में जाना पड़ा था, तो सेना से इसका मुठभेड़ भी होता है और एयर इंडिया के विमान को धमाके से उड़ाया गया था 1985 में। इसके बाद पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद, उनकी हत्या कर दी गई थी 1986 में, उसमें भी खालिस्तानी आतंकवादियों का ही हाथ था। सीएम बेअंत सिंह की हत्या जो है 1995 में कर दी गई थी। तो इन लोगों का लगातार यह काम रहा है कि किसी भी तरह से स्थिति को जो है और भी गंभीर बनाया जाए, भारत की जो शांति समृद्धि है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में किया गया था और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 और 1988 के बाद भारत ने इस आंदोलन को दबा दिया था, खालिस्तान आंदोलन को दबा दिया था। और देखा गया कि जितने भी लोग खालिस्तानी अलगाववादी थे, आतंकवादी थे, जो इसका समर्थन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं देश छोड़ करके भाग गए थे। जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन वगैरह, वो लोग चले गए थे विदेशों में, खासकर कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, ऐसे देशों में जो एनआरआई लोग हैं, जो भारत से गए हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, ऐसे तबके खालिस्तान की मांग जो है लगातार करते रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि जगह जगह यह मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने कनाडा में बताया, कनाडा में वहां पे जो भारतीय हाई कमीशन है वहां पर हमला कर दिया, वहां पर जो मंदिर है हिंदू धर्म के लोगों का उस पर हमला किया गया। ऑस्ट्रेलिया में रैली निकाली गई, ब्रिटेन में किया गया, यूएसए में जो है यहां पर
काम किया गया। इसके अलावा जो कृषि आंदोलन चला था, सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे। आरोप यह है, विभिन्न एजेंसियों का यह कहना है, विभिन्न राजनीतिक लोग जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और जब सिख समुदाय के लोग या पंजाब के लोग लीग के चारों तरफ सड़कों को बांध करके बैठ गए थे हाईवे पे, तो कहा जा रहा है कि उस आंदोलन में भी खालिस्तानियों का फंडिंग था। ठीक है, कृषि कानून को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिबंधित संगठन है जो कि खालिस्तान मूवमेंट से ही जुड़ता है, उसका नाम है सिख फॉर जस्टिस, SFG। इसकी संलिप्तता भी कृषि कानून का जो विरोध हो रहा था उसमें पाया गया था। यह अमेरिका स्थित एक अलगाववादी समूह है जो खालिस्तान के रूप में पंजाब को भारत से अलग करने का समर्थन करता है। भारत ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह को आप नहीं भूले होंगे, पिछले कुछ दिनों में ही इसकी गिरफ्तारी की गई थी। लगातार यह गायब रहा था, ठीक है, अपने आप को एक बड़ा लीडर इसने बताया खालिस्तान का, और यह जो है छुपता रहा, कई राज्यों में छुपता रहा। अंततः इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो ऐसा देखा गया कि इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं जोर देता हुआ यह मुद्दा नजर आता है कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह की चीजें जो है लगातार बढ़ती रही है। अब इस मुद्दे पर आपको नजर बनाए रखना होगा, क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ, कल ही ये मामला जस्टिन ट्रूडो का आया था, भारत ने आज जवाब दे दिया। ये मामला यहां रुकने वाला नहीं है, ये मामला बहुत आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर भारत और कनाडा के जो रिश्ते हुए हैं वो और निचले स्तर पर गिरने की उसकी संभावना है। इसीलिए इस पर नजर बनाए रखना होगा। आप लगातार इस पर आर्टिकल पढ़ते रहिए। संस्कृति आईएएस के वेबसाइट को इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं और संस्कृति आईएएस का जो मैगजीन है उसमें भी आर्टिकल आएगा, आप उसको देखते रहिएगा। चलिए, इसी टॉपिक पर एक प्रश्न है, जो प्रश्न है वो प्रीलिम्स के नेचर का है। आप जानते हैं मैं इसका जवाब नहीं दिया करता हूं, लेकिन आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका जवाब देते रहे हैं, मैं देखता भी रहता हूं। इस प्रश्न को देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक थंडर किससे संबंधित है? 4 विकल्प दिए गए हैं। कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ग्रुप के खिलाफ चलाया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन है एक, जो कि एक स्पेशल ऑपरेशन इसे कहा गया। तो ये देखना है कि क्या ये सही है या गलत। बी है सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया एक स्पेशल ऑपरेशन है। सी है भारतीय सेना द्वारा पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन है। डी है लिट्टे के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया एक स्पेशल ऑपरेशन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से जो भी सही लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहां पर एक विकल्प देखिए, डी में दिया गया है लिट्टे। मैं चाहता हूं कि इसके विषय में आपको क्या जानकारी है आप जरूर लिखिए। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है, तमिल मूवमेंट को लेकर के श्रीलंका से संबंधित मामला है। तो इसको थोड़ा सा पढ़िए और इसके विषय में आप क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कभी संभव हो पाया तो इस पे एक लेक्चर लेंगे, फिर हम डिटेल से बात कर लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जैसा जवाब अभी तक देते रहे हैं वैसा जवाब आगे भी लिख करके आप भेजते रहेंगे। आपके कोई टॉपिक है जिस पे आपको चाहिए कि इस पे वीडियो बन जाए, आपको समझने में आसानी हो, या कोई सुझाव आपका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।